नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात होगी दिल्ली के लुटियन जोन की हजारों करोड़ की संपत्ति को दिल्ली वक्फ बोर्ड से कब्जे से वापस लेने के मोदी सरकार के फैसले की। लुटियन जोन की ये 123 मस्जिदें और मजारों के पास हजारों करोड़ की गैर अधिसूचित जमीनें हैं, जिसे मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर 2014 में चुनाव अधिसूचना जारी होने के चंद घंटे पहले वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया था। इससे पहले वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड को असीम अधिकार पहले ही दे दिए गए थे कि वो किसी भी संपत्ति को यदि उसे लगता है, यानी वक्फ बोर्ड को अगर कोई लगता है कि यह संपत्ति वक्फ की हो सकती है, तो वह उसे नोटिस भेज सकता है, उस वक्फ संपत्ति उसे घोषित कर सकता है। 2014 के नोटिफिकेशन के खिलाफ वीएचपी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाकर दोनों पक्षों को अपने अपने पेपर दिखाने को कहा था। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कमेटी के बार बार नोटिस भेजने के बाद भी अपना पेपर पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद कमेटी ने इन सभी 123 गैर अधिसूचित संपत्तियों को वापस केंद्र सरकार को देने का फैसला सुना दिया। फैसले के बाद केंद्र सरकार लुटियन जोन के 123 गैर अधिसूचित संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड से वापस छीनने की तैयारी कर रही है। अब हजारों करोड़ की ये संपत्तियां केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के नियंत्रण में होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कमेटी और केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पहले तो अमानतुल्लाह खान ने बार बार नोटिस के बावजूद कमेटी को पेपर नहीं दिए जो उनसे मांगा जा रहा था, और अब जब केंद्र सरकार इन सभी 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है, तो वह हाय तौबा मचा रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्यों अमानतुल्लाह खान और उनकी जमात को सरकार को पेपर दिखाने में डर लगता है। क्या कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए देश की सारी संपत्तियों को वक्फ को सौंप देगी? क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर देश के हर कोने में मौजूद वक्फ की संपत्तियों का सर्वे कराया जाना चाहिए? क्या वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 40 को हटा देना चाहिए? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान हमारे साथ होंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से विजेंद्र मलिक जी, बीजेपी की तरफ से आलोक वत्सी, और वक्फ एक्ट पर विशेष समझ रखने वाले तेज तर्रार अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी भी हमारे साथ होंगे। इनके साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। ये जो पूरा मसला आया है, ये पूरा मसला क्या है, उस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी आई हैं बोर्ड की तरफ से, और जो दूसरे उसके विरोध करने वाले सेक्शन है उनके तरफ से भी दोनों प्रतिक्रियाओं को दिखाएंगे। उसके बाद मेहमानों के साथ आपका परिचय और चर्चा की शुरुआत। राष्ट्रपति भवन, मानसिंह रोड, संसद भवन, इंडिया गेट के पास वाली मस्जिद के साथ साथ जेपी हॉस्पिटल के अंदर बनी मजार सहित लुटियन जोन की तमाम मस्जिद मजारों को मोदी सरकार अपने कंट्रोल में लेने जा रही है। मोदी सरकार ने दिल्ली के 123 वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। ये संपत्तियां कनॉट प्लेस, अशोका रोड, मथुरा रोड समेत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अन्य प्राइम लोकेशनों पर स्थित है, जिनकी कीमत अरबों में है। सेक्युलरिज्म के नाम पर देश में सियासत के कैसे कैसे खेल खेले गए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली की ये 123 संपत्तियां इसी सेक्युलरिज्म के नाम पर 2014 में मनमोहन सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया, और ये तब हुआ जब चुनाव आयोग देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर रहा था। इधर चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया, और दूसरी तरफ उसके ठीक 1 घंटे पहले मनमोहन सरकार ने तुष्टीकरण की हदों को पार करते हुए 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। अरबों की संपत्ति की खैरात बांटने के बहाने मनमोहन सरकार की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर थी। वो बात अलग है कि देश की जनता ने संगठित हिंदुओं की शक्ति में छद्म सेक्युलरिज्म की इस राजनीति को नकार दिया और पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता सौंपी। अब मोदी सरकार ने इन 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड से वापस लेने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के उन्मादी विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया, लेकिन मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर खैरात में दी गई इन सभी 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड से वापस दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये लोग जो है एक चिट्ठी के दम पर सारे कब्रिस्तानों को, सारी मस्जिदों को, सारे दरगाहों को लेना चाहते हैं। कैसे ले लेंगे? तो ये तो वैसे ही हुआ कि जिस तरह से बीजेपी
कि हुकूमत, सेंट्रल हुकूमत मुठमर्दी के साथ तमाम जो है डिपार्टमेंट को खत्म करना चाहती है, कब्जा करना चाहती है। उसी तरह जैसे एमसीडी के अंदर वो जबरदस्ती अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, वैसे ही यहाँ पर वो कर रहे हैं कि एक लेटर के जरिए सारी जमीनों को कह रहे हैं कि ये हमारी हो गई। ऐसे कैसे हो गई? हम लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट में ये जो इनका जो ऑर्डर है इसके खिलाफ हम कोर्ट में गए हैं और हमने ये भी कहा है कोर्ट के अंदर, आज ही हम गए हैं और 1-2 दिन के अंदर हियरिंग में आ जाएगी। हमने स्टे मांगा था तो अभी ना तो स्टे हुआ है और ना ही हमें रिजेक्ट किया गया कि स्टे नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोसीडिंग है, चल रही है पुरानी। और ये मतलब दुख की बात तो यही है कि हम कोर्ट में हैं और कोर्ट से अभी कोई फैसला नहीं आया और इन्होंने अपना फैसला सुना दिया। तो इस तरह से तो कल ये भी कह सकते हैं कि पूरे वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाता है, सारे कब्रिस्तानों को हम ख़त्म कर देंगे, सारी मस्जिदों को हम ख़त्म कर देंगे। मुसलमान सिर्फ वक्फ की जायदादों की बुनियाद के ऊपर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और फिर किसी का मोहताज नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने वक्फ बोर्ड बनवाया। वक्फ बोर्ड इसलिए बनवाया कि वक्फ की सेवा के लिए नहीं, वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ को तबाह बर्बाद करने के लिए वक्फ बोर्ड बनवाए। उसी को आज तक वक्फ बोर्ड अंजाम देते आ रहे हैं कि 80% जायदादें औकाफ की खत्म हो चुकी हैं। सबसे बड़े चोर को बना दिया जाता है वक्फ बोर्ड चेयरमैन, ताकि वो चोरियां करके सब तवज्जो, उनकी पॉलिसी है कि औकाफ खत्म हो जाए, मुसलमान भीख मांगे। शुरुआत मैं करूंगा अकील खान साहब से। अकील खान साहब, आवाज़ अगर आपको मिल रही है तो मेरा पहला सवाल है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के पहले भी इस तरीके के मसले आते रहे हैं, लेकिन वो था पूरा जो वक्फ बोर्ड है उसको लेकर था। जो मौजूदा मामला, अभी का जो ताज़ा मामला है, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर के है, जो 123 संपत्तियाँ जिसमें मस्जिद, मज़ारें और कब्रिस्तान वगैरह हैं, ये सारी संपत्तियाँ फिर से सरकार जो है अपने कब्जे में लेने का प्लान कर रही है। चूंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जो कमेटी थी वो कमेटी ने ऑर्डर दिया है, तो इसका विरोध किया जा रहा है अमानतुल्लाह खान की तरफ से। मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि अमानतुल्लाह खान से जब पेपर मांगा गया था तो पेपर उन्होंने दिखाया नहीं। अब कमेटी में जब हार गए, कमेटी हालांकि कोर्ट ने ही बनाई थी वो कमेटी, उस कमेटी में जब फैसला खिलाफ गया तो अब जो है मामले को आगे बढ़ाने के लिए ये हाई कोर्ट का दरवाज़ा फिर से खटखटा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या कमेटी का फैसला सही था? सरकार अगर इसे वापस ले लेती है तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को क्या परेशानी है इससे? अकील साहब, अकील खान, आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज। जी जी, सवाल मेरा सुन लिया आपने? दोहराया जाए, सब दोबारा का सवाल पूछ लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, जो ये जो फैसला आया है इससे अमानतुल्लाह खान को क्या परेशानी? क्या जो परेशानी अमानतुल्लाह खान को है वही परेशानी आपकी कौम को भी है, आपको भी है, या उनकी परेशानी अलग है, आपकी परेशानी अलग है? देखिए, आपके चैनल पे बैठकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कहना चाहता हूं जी। मिलेंगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेंगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गौसे में हिंदुस्तान रखते हैं। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अली जनाब नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी बात पे आते हैं और बात आ जाती है फिर वक्फ बोर्ड की। तो ये कोई किसी ने दान की है, उसमें सारी संपत्ति जो है वो चाहे केंद्र सरकार में रही हो या किसी राज्य में रही हो, उसमें सारे मुसलमानों का मामला है। कोई खाली अमानतुल्लाह खान का मामला नहीं है कि अमानतुल्लाह खान के घर का कोई मामला है जिससे वही खाली ऑब्जेक्शन करेंगे। आज जो भी न्यायालय है, सरकार है, अपनी मनमानी घरजानी कर रहे हैं, करे, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो मुल्क के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कौन से कैसे हालात बने हुए हैं ये सब लोग जान रहे हैं। तो हम लोग तो प्रधानमंत्री जी के सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। कहीं पर मस्जिदों का मामला आता है, कहीं मंदिरों का मामला आता है। आए दिन रोज मंदिर मस्जिद की बात ना करके अगर विकास की बात हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विकास की ही तो बात कर रहे हैं, विकास। और चूंकि वक्फ बोर्ड पे पहले से भी कल्बे साहब ने भी तो अभी आरोप ही लगाया कि जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उन्हीं को चेयरमैन बनाया जाता है। 80% जो संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड की वो खत्म हो रही हैं, खत्म। ये भी तो आरोप लग रहे हैं ना आप पे। और 2014 के पहले तो ये 123 जो गैर अधिसूचित जमीनें जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, वो तो 2014 के पहले आपके पास थी भी नहीं। तो फिर उसको लेकर के इतनी हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है?
आपकी आवाज नहीं आ रहा। मैं यही सवाल मैं विजेंद्र जी से करना चाहूंगा। विजेंद्र जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि ये हाय तौबा आखिरी समय में क्यों मचाया जा रहा है? देखिए, इसमें दो पार्टी है जी। एक कांग्रेस और एक बीजेपी। एक पार्टी ने वो वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दी और दूसरा उसको उनसे छीन रहा है। तो एक ने जो है इस मुस्लिम सारी कम्युनिटी को वोट की तरह यूज किया है। अभी तक दोनों पार्टियों ने, किसी भी पार्टी ने, एक उसको दे देता है, एक उसको छीनने की बात करता है। तो दोनों ने क्या कर रखा है, दोनों ने आपस की लड़ाई में मुस्लिम कम्युनिटी पिस जाती है। आज तक मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ वोट की तरह यूज किया गया है। आम आदमी पार्टी कैसे यूज करती है? आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, इन मुद्दों पे बात करती है। शिक्षा पे बात करती है। शिक्षा के मॉड्यूल्स, जो शिक्षा का मॉड्यूल आम दो आदमी चीजें हैं विजेंद्र जी, दो चीजें, या तो छीन ली जाएगी जो संपत्तियां हैं, या नहीं तो दे दी जाएंगी। तो या तो बीजेपी की बात रहेगी या कांग्रेस की बात रहेगी, तीसरी तो कोई बात है नहीं। तो आप किनके साथ है? या तो आप छीनने के पक्ष में होंगे या देने के पक्ष में होंगे, किसके पक्ष में आप? आम आदमी पार्टी न तो उस टाइम पे सत्ता में थी जब ये दी गई 2014 में। नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ ना, अभी वापस ली जा रही है ना, तो वापस लेना आप सही मान रहे? आम आदमी पार्टी ने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड से ये प्रॉपर्टी छीनी जाए। न आम आदमी पार्टी देने में है न लेने में है। आम आदमी पार्टी उस जो बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, उसको न करके आम आदमी पार्टी कहती है कि इन मूलभूत आवश्यकताओं पे काम करने की जरूरत है, न कि आपस में एक ऐसा माहौल बना। सर, अब जो जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस पे कीजिए ना। मैं आप अब जहां भी आते हैं आप अपनी डफली बजाने लगते हैं। आप वो चीज, उस पे चर्चा होगी तो उस पे हम बात करेंगे ना, अभी इस पे बात कीजिए ना। उस पे बात करेंगे तो मुस्लिम का आज के टाइम पर अगर इन्हीं मुद्दों पे बात होती रहेगी, इन्हीं मुद्दों पे देश में उलझा के रखा जाएगा, हिंदू मुस्लिम का माहौल बना के रखा जाएगा, जो चीजें, जिन चीजों पे डेवलपमेंट की बात। हिंदू मुस्लिम का मसला क्यों नहीं होना चाहिए भाई? ये बताइए, अब क्यों नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम? भाई हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हिंदू का विकास भी होगा, मुस्लिम का भी विकास होगा। केवल आप ही के फार्मूले से देश थोड़ी चलेगा। आप तो अभी आए 10 साल पहले, 15 साल पहले, उससे पहले भी तो देश चल ही रहा था ना। और यही हिंदू मुसलमान जो कर रहे थे, मुस्लिम तुष्टीकरण करके देश चला रहे थे लोग, चल ही रहा था ना। तो आप अपना फार्मूला केवल सेट करना चाहते हैं तो उसी से थोड़ी बात चलेगी सारी। आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, ये जो आखिरी समय में ये फैसला किया गया वापस लेने का, 2014 का ये फैसला है, विरोध किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना कुछ और है, मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ, वो कुछ और कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए मुकेश जी, जी, ये सारी बातें उठी जब तमिलनाडु में इन्होंने 7 हिंदू विलेजेस को वक्फ बोर्ड ने टेक ओवर किया, और तिरुचिरापल्ली में इन्होंने एक टेम्पल 1500 साल पुराना टेम्पल भी टेक ओवर किया। बिल्कुल। उसके बाद से ये जहन में बात आई कि 123 वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को आनन फानन में सीक्रेट मीटिंग में सीक्रेट नोट पास करके वो वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, जो इनकी संपत्ति। बिल्कुल, आपका भी कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा है। मैं अश्वनी जी के पास जाना चाहूँगा। अश्वनी जी, इससे पहले भी इस पे बात होती रही है हमारी आपकी कि 1995 का जो एक्ट है उसमें जो धारा 40 है उसको लेकर के आपत्तियां जताई जाती रही हैं, और उसके बाद ये नया मसला आया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सर्वे किया जा रहा है वक्फ की संपत्तियों का, उसी तरीके से सर्वे होना चाहिए, और ये जो धारा 40 है 1995 एक्ट की वक्फ बोर्ड की, उसको ख़त्म किया जाना सबसे पहले ज़रूरी है? मैं तो समझता हूँ कि मुकेश जी, बेसिक जो ऑब्जेक्ट है वक्फ बोर्ड का, वो ऑब्जेक्ट ही मीट आउट नहीं हो रहा है। इवन वक्फ बोर्ड जिस पर्पज के लिए बनाया गया उसका हमारे मुसलमान भाइयों को भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वक्फ बोर्ड जमीन कब्जा करने का एक टूल बन गया है। कैसे मुकेश जी? कि जब आप देखिए, अभी रेलवे के बाद, डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा अगर जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास, यानी तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक वक्फ बोर्ड है। और वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं,
जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हैं। अब समझिए, सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्ति है, रेलवे की चल अचल संपत्तियां करीब 12 लाख एकड़ में फैली हैं। अब साल 2009 में जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी, पिछले बीते 13 वर्षों में वो संपत्तियां दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं। अब आप समझिए, जमीन का तो विस्तार होता नहीं, फिर वक्फ बोर्ड के हिस्से की जमीन का विकास इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। अच्छा, दूसरा, जहां जहां भी बोर्ड देश भर में कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार देता है। अब 1947 में अंग्रेजों की अधीनता से आजादी मिलने के साथ जब भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बचा, जो हमारे मुस्लिम भाई भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी भारत की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई। और जब 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ, तो विस्थापित होने वालों का भारत और पाकिस्तान में अपनी अपनी संपत्तियों पर अधिकार बना रह गया। यानी पाकिस्तान में भी जो हिंदू थे, उन हिंदुओं की जमीन को भी सुरक्षित रखा जाएगा, संपत्ति को सुरक्षित रखा जाएगा, जो वो बेच सकेंगे और भारत वाले भी बेच सकेंगे। पाकिस्तान में नेहरू लियाकत समझौते का क्या हश्र हुआ, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत में नेहरू लियाकत समझौते का क्या हश्र हो रहा है या क्या ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये आज हम सबके सामने है। दूसरा, धारा 40 की आपने बात कही। धारा 40 कहता है कि क्या कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है और ऐसी किसी संपत्ति के बारे में उसके पास या रीजन टू बिलीव है। बिल्कुल, आप समझिए, किसको, बोर्ड को रीजन टू बिलीव होना चाहिए और वो खुद से जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। यानी मुकेश जी की प्रॉपर्टी अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसके लिए वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करेगा। बिल्कुल, आप दूसरी जगह अपील भी नहीं कर सकते। कागज लेकर आते हैं तो वो जो है वक्फ बोर्ड में ट्रिब्यूनल भेजा। दो तरह के कानून है इस देश में, दो तरह के कोर्ट है। एक कोर्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करता है, जिसमें यूनियन जुडिशरी भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 46 के मुताबिक, हाई कोर्ट भारत के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 के मुताबिक, और सबऑर्डिनेट कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 से 237। लेकिन जो वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल है, वो जो है भारत के जो हमने संविधान बताए, उन संविधान में से कहीं पर नहीं आता। यानी एक आप ऐसा ट्रिब्यूनल आपने दे दिया जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग होंगे और वही रीजन टू बिलीव होगा और वही डिसाइड करेंगे कि ये संपत्ति वक्फ की है या नहीं है। अब दूसरे मुद्दों पर हम बात करते हैं कि ये एक जबरन धर्मांतरण का और उगाही का एक औजार है। कैसे? क्योंकि वक्फ बोर्ड किस जमीन पर नोटिस जारी करेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी जहां मर्जी उस जमीन को वक्फ की संपत्ति बता दे और जिसकी जमीन है उसे परेशानी झेलनी पड़े। इसका फायदा उठा करके वसूली कर रहे हैं। अब जैसा आलोक वत्स जी ने कहा, क्या वक्फ की जमीन कौन सी जमीन होगी, क्या इसकी कोई परिभाषा है? कौन सी जमीन वक्फ की होगी? या किसी भी जो धारा 40 है उसके तहत किसी भी जमीन को कर सकते हैं, या सिर्फ वक्फ की जमीन की जो परिभाषा दी गई है वक्फ एक्ट में उसके हिसाब से होगा? ये हो सकती है। इंडिया गेट के आसपास की सड़क आधी मुंबई, क्या आधी दिल्ली की सड़कें, क्या पूरा का पूरा गांव जहां 1500 साल पुराना मंदिर है, उसका कोई क्राइटेरिया है क्या? इसीलिए तो रीजन टू बिलीव जो 1995 का एक्ट आया, 1995 के एक्ट में रीजन टू बिलीव, और दूसरा पहले यह था कि कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकता है, लेकिन बाद में कन्वीनियंटली 2013 में उसको कर क्या दिया गया, ये सुटेबिलिटी, माने वो पर्सन अग्रीव्ड कर दिया। यानी मुकेश जी का मुकदमा मुकेश जी भी लड़ेंगे। मुकेश जी के चैनल के सामने वाला जो पार्क है, अगर वक्त में चला जाता है तो मुकेश जी को राइट नहीं है कहने का कि ये नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का पार्क है। कौन जाएगा? नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी जाएगी, और ये ट्रिब्यूनल मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि वक्त का है या नहीं है। तो ऐसी डिसिमिलैरिटी आप देखिए। बिल्कुल, ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है कि कैसे जो सारी चीजें एक संगठन के हाथ में, एक संस्था के हाथ में दे दी गई है और बाकी सब लोग इतने दिनों तक चुप रहे, और आज जब चर्चा हो रही है तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आलोक जी बोलिए। देखिए मुकेश जी, ये सही बोल रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता जी की वक्फ बोर्ड को असीमित पावर दे दी गई है। वो किसी भी जमीन को क्लेम करके कह देगा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है।
और देखिए किस तरीके से इजाफा हुआ। आर्मी और रेलवे के बाद ये तीसरे सबसे बड़े नहीं, तब तो संपत्ति के तब तो मालिक हो गए जमीन के मामले आलोक में। जी, तब मुझे लगता है कि धारा 40 को केवल हटाने से काम नहीं चलेगा, पूरे वक्फ बोर्ड को भी हटाई। जब नेहरू लियाकत समझौता का जो सम्मान जब पाकिस्तान नहीं कर रहा है तो भारत क्यों कर रहा है उसका सम्मान? भारत भी ना करे, वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, जो संपत्तियां है सरकार अपने कब्जे में ले। उसकी तो धज्जियां उड़ गई हैं। बिल्कुल, जो वक्फ ये बोर्ड तो की जितनी पूरा संपत्तियां दुनिया हैं खत्म जानता किया है। जाए इसे, और सरकार अपने कब्जे में और ले, और वहाँ- दूसरे काम जो है वो किया जाए उस पर। वहाँ हिंदू मुकेश जी 23% से 1.5% पे आ गए, ये भी पूरा हिंदू विश्व जानता है। और यहाँ इनकी आबादी बढ़ रही है। बिल्कुल, लेकिन अब मोदी सरकार ने जिस तरीके के कड़े कदम उठाए हैं, ये जो 123 वक्फ बोर्ड को जो प्रॉपर्टी सोटू से फ्री में दे दिया गया सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति के लिए, वो वापिस होके रहेगा। ये दिल्ली की लेकिन एक चीज लोकेशन बिल्कुल, एक चीज मैं अश्वनी जी, मैं इससे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो 123 दिल्ली लुटियन जोन की जो संपत्तियां हैं ये गैर अधिसूचित है, लेकिन अगर सरकार चूंकि आनन फानन में जल्दबाजी में एक दिन पहले अधिसूचना जारी होने के दिन ही इसको दिया था, बिल्कुल, अगर इसको अधिसूचना जारी करके देती तो क्या वापस लेने का सारे दरवाजे बंद हो गए होते? नहीं, देखिए, दो बात समझना पड़ेगा कि अधिसूचना जारी करके भी देते, लेकिन अगर वो अधिसूचना कानून के बेसिक ऑब्जेक्ट के खिलाफ है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है तो दूसरी सरकार को पूरा अधिकार है कि वो उसको वापस ले। देखिए, मैं मुकेश जी बड़े ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड का गठन जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हुआ होगा, वो उद्देश्य से भटक गया है। आज जमीन कब्जा करने के एक साधन, आपको क्या लगता है हमारे मुस्लिम भाइयों को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है? अब नंबर 1, नंबर 2, कलबे साहब यही तो कह रहे थे। बिल्कुल, अब देखिए, भारत के संविधान का जो आर्टिकल 19 से 30 है वो सारे माइनॉरिटीज को, फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जुडाइज्म, बहाइज्म, जोरोस्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, सबकी बात करता है। तो सेंट्रल को अगर कोई बोर्ड बनाना है तो सबके हिसाब से बनाना है। अब हिंदू मंदिरों के लिए तो आपने रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बना दिया, और खास तौर से यहां पर एक वक्फ बोर्ड बना करके आपने किसको दे दिया? आप उसी कम्युनिटी के व्यक्तियों में से, जिसमें राष्ट्रीय ख्याति वाले 4 व्यक्ति, एक प्रशासन का प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, इंजीनियरिंग, वास्तुविद, आयुर्विज्ञान के क्षेत्र, राज्यसभा सदस्य और बोर्डों के अध्यक्ष जो सीनियरिटी से आएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो उच्चतम न्यायालय के वो लोग रहे हो वहीं से, ख्याति वाला अधिवक्ता वहीं से, जिसकी वार्षिक आय 5 लाख से वहीं से, और 3 रिलीजियस स्कॉलर जो उसी कम्युनिटी के प्रख्यात प्राप्त विद्वान हैं। तो मतलब जो बेसिक है सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, क्या उसका ऑब्जेक्ट इससे मिल रहा है? इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अकील साहब से पूछना चाहूँगा। अकील साहब, क्या आपको लगता है जिस पर्पस के लिए, जैसा कि अश्वनी जी बताया, जिस पर्पस के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था, क्या लगता है कि वो पर्पस पूरा हो रहा है, सर्व हो रहा है, वो पर्पस, उद्देश्य पूरा हो रहा है? अकील साहब, आवाज आ रही है आपको? इनके ऑडियो में कुछ खराबी है। मैं विजेंद्र जी आपसे यही सवाल पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड का निर्माण या उसका गठन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था वो उद्देश्य पूरा कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों ना उसे खत्म कर दिया जाए? मैं आऊंगा, आलोक जी आऊंगा आपके पास। विजेंद्र जी, देखिए मुकेश जी, कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा, आम आदमी पार्टी तो उसका सम्मान करती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी किसको दिया जाए, किसको लिया जाए, इससे महत्वपूर्ण ये है कि उस प्रॉपर्टी का कितना इफेक्टिव यूज एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हो या आम कम्युनिटी के लिए हो। तो आम आदमी पार्टी, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये इस प्रॉपर्टी को किसके देके, अगर डिस्प्यूटेड है या कोर्ट का कोई आदेश आता है तो उस आदेश का सब पालन करके उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज किया जाए, न कि किसी केवल 123 जो दिल्ली के लुटियन जोन की संपत्तियां, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पूरे देश भर में जो वक्फ की संपत्तियां हैं उस पर सवाल है कि आखिर ये जो संपत्तियां, ये जो बोर्ड बनाया गया, ये बनाना ही गैर कानूनी है, मतलब गैर इंसाफ, इसमें कहीं किसी भी तरीके से न्याय नहीं हो रहा उन लोगों के लिए, और जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो उद्देश्य इससे पूरा नहीं हो रहा है, तो इसको खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जो भारत को छोड़ के जो लोग पाकिस्तान गए, उनकी संपत्तियों को देखने रेखने के लिए और उनके देखरेख के लिए ये बोर्ड को बनाया गया था, और ऐसा ही जो है
पाकिस्तान में ही बनाया गया था कि जो पाकिस्तान में हिंदू परिवार अपनी संपत्तियां छोड़ के आए थे, तो उसके लिए भी इसी तरीके की चीजें थी, जो बोर्ड बना करके उनको रख रखाव करेंगे, बेचेंगे और उनका जो पैसा है वो इनको वापस आएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं पाकिस्तान में तो ये किसी ने आज चर्चा कीजिए, किसी को पता भी नहीं होगा। नेहरू लियाकत जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कुछ बोर्ड भी वैसा हिंदुओं को वो अधिकार दिया गया था, ये तो किसी को पता भी नहीं है वहां पे। जी, इसमें देखिए, इस बात को मेरा विचार, आपका विचार या तीसरे किसी प्रवक्ता का विचार भिन्न हो सकता है। कोर्ट में केस लंबित था, कोर्ट के ऑर्डर का सबको सम्मान करना चाहिए और आगे भी ये कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए कि कोर्ट जो सही और गलत को, एक भारत में जो जुडिशरी एक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अपने पॉलिटिकल हिसाब से आप बोलने लगते हैं। भाई 123 जो संपत्तियां लूटी हैं जो उनकी, मैं उसके बारे में आपसे पूछा, आप सीधा बताइए ना, आप साथ में हैं या विरोध करते हैं? दो ही चीज हो सकता है ना, या तो आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। मुकेश जी, जब ये कोर्ट में लंबित है तो मुझे नहीं लगता नहीं, लंबित का जो कोर्ट ने ही जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी का फैसला है ये। अब उस कमेटी के फैसले के खिलाफ जो है अमानतुल्लाह खान जो है वो अपील में गए हैं वहां पे। तो भाई जो फैसला आया है उस फैसले का आप सम्मान करें। भाई अमानतुल्लाह खान से छीनी जा रही है प्रॉपर्टी, तो वो विरोध कर रहे हैं, आप क्या कर रही है बताइए ना, ये आपकी संपत्ति तो है ही नहीं। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी उस टाइम पे न तो उसको देने के फेवर में थी, ना उसको लेने के फेवर में है, तो आम आदमी पार्टी इसमें न्यूट्रल है। और रहा अमानतुल्ला जी का, उनका राइट बनता है। छोड़िए, मैं समझ गया आप उस तरीके की बात है। आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे थे। आलोक जी बात देखिए, राइट का मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो टेक्निकल इसके जो कोर्ट के जो इसके प्रावधान है, कौन सा सेक्शन, वो तो वकील साहब ही बता सकते हैं, बिकॉज हम लोग वकील तो है नहीं। लेकिन जो मैं मोटे तौर पे समझता हूं कि सिर्फ ट्रिब्यूनल ही फैसला दे सकती है और ये कहीं वहीं पर इसको चैलेंज किया जा सकता है और किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और इनको जो सीमित अधिकार है, ये किसी भी जमीन पर दावा ठोक सकते हैं और कह सकते हैं ये वक्फी जमीन है। उस आदमी को सिद्ध करना होगा कि हाँ ये जमीन नहीं, आप सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, आप सत्तारूढ़ दल के नेता हैं और डिमांड ये मांग ये लोग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। इस पे बात कीजिए ना, क्या प्रावधान है, नहीं है वो तो सब जानते हैं, नहीं है तो वो पढ़ लेंगे, वो पब्लिक डोमेन में है। समय रहते जितने भी वक्फ बोर्ड ने इस तरीके के लॉलीपॉप प्राप्त किए हैं और जहां पर भी उन्होंने जबरन, आलोक जी का ऑडियो भी, क्या अकील साहब की आवाज आ रही है आपको? एक इंच जमीन इनको खाली करना पड़ेगा। ठीक है, मोदी सरकार अकील साहब की जमीन लेकर संतुष्ट नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी इन्होंने कब्जा किया, तो इसके लिए पहले तो वक्फ बोर्ड को खत्म करना होगा ना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या ये चीज संभव है? संभव तो है ही। क्या आप लोग मांग करेंगे? सरकार में आप हैं, सत्तारूढ़ दल के नेता हैं आप, तो आप लोग को कहना चाहिए अपने नेताओं से कि खत्म किया जाए इसे। लोगों का सेंटिमेंट जो है वो इसी की तरफ है। अकील साहब, मेरा पर्सनल मानना है कि 1954 में नेहरू जी द्वारा स्थापित वक्फ बोर्ड को अब भंग कर देना चाहिए। ठीक है, आपके पर्सनल मानने से कुछ नहीं होगा, आप पार्टी के तौर पे मांगेंगे तो कुछ बात बनेगी। अकील साहब, ठीक है आलोक जी। अकील साहब आवाज आ रही है आपको? अकील खान साहब को लगता है आवाज नहीं मिल रही है। प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं अश्वनी जी के पास एक बार फिर से आखिरी कमेंट के लिए जाना चाहूंगा। क्या अश्वनी जी, अगर इसे बोर्ड को खत्म किया जाए, पार्लियामेंट से कानून बना करके किया जाए या कोर्ट के द्वारा भी करवाया जा सकता है? देखिए, कोर्ट चूंकि एस्टैब्लिश हो चुका है, इसलिए कोर्ट का डोमेन नहीं है किसी भी लॉ को खत्म करने का। और जब ये लगातार आजादी के बाद से अब तक इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिश्ड है, तो ये कह करके कि भारत के संविधान के बेसिक ऑब्जेक्ट के खिलाफ है, जो स्कोप है आर्टिकल 323 से 332 बी का और की एंट्री 97 लिस्ट 1 का, तो वो उसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है उसकी बात हम करने के बजाय जो ये है कि बात करें इसके अमेंडमेंट्स की, बात करें इसके प्रॉपर्टी को जो ले रहे हैं। देखिए, एक मैं मुद्दा बताना चाहूंगा। जिस गणेश चतुर्थी के समय सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा आया बेंगलोर के कर्नाटक के शाही ईदगाह का, जिसमें गणेश चतुर्थी मनाने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे है, कि क्या कागजों में है या रीजन टू बिलीव से आई है? कोर्ट उस सिस्टम में नहीं गया बिल्कुल, लेकिन वो वक्फ बोर्ड की जमीन थी। तो ये इतना काफी है। इसलिए जब देश हमारा रूल ऑफ लॉ से चलता है
संविधान की सर्वोच्चता सर्वोपरि है और संविधान निर्मित कानून की सर्वोच्चता सर्वोपरि है, तो किसी और रिलीजियस बोर्ड को अनुमति देना संपत्ति के मामले में सुनवाई का, मैं समझता हूं कि संविधान की मूल भावना के विपरीत है। बिल्कुल। थैंक यू अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुद्दे को इतने अच्छे तरीके से साफ करने के लिए। मुझे लगता है जो भी दर्शक देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उन्हें ये पूरा मसला जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी जी आपका, और अकील साहब आपका, आलोक जी आपका, और विजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो मसला शुरू हुआ था 123 गैर अधिसूचित ज़मीनों को वापस, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसे वापस लेने की जो कवायद शुरू हुई थी बोर्ड के फैसले के बाद से, उस फैसले को चैलेंज किया गया है। लेकिन मसला केवल ये 123 गैर अधिसूचित ज़मीनों का या परिसंपत्तियों या मामला यहाँ की दिल्ली के मस्जिदों का और मज़ारों का नहीं है, बल्कि देश के लाखों करोड़ों मस्जिदें और जो मज़ार हैं उनका है, और उन संपत्तियों का है जो वक्फ बोर्ड के पास में है। और देश की सबसे बड़ी यानी तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति का मालिकाना हक जो है वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन उस ज़मीन के साथ वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, इंसाफ कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, या सिर्फ ज़मीन माफिया का काम कर रहा है, ज़मीन को कब्जा करने और उसे बेचने का काम कर रहा है, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है कि वो चीज़ें जो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, उस समझौते का पालन अगर पाकिस्तान नहीं कर रहा है तो फिर उस समझौते का पालन यहाँ की जनता, यहाँ की सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि अगर ऐसा कर रही है तो इससे नुकसान जो है यहाँ का हो रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।